हाय स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी कैथवास। हम आज क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करेंगे। इसके मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें कि हमने 5.1 कवर किया था। आज हम 5.2 पढ़ेंगे, जो कि है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। ओके, कम ऑन। We saw above that the cell has special component called organelles. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हमारे लास्ट वीडियोस में कि व्हाट इज ऑर्गेनल्स, व्हाट आर द सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। एंड हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, और सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसा है। तो बिकॉज ऑफ दैट सेल ऑर्गेनल्स, सेल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड दे फंक्शंस and they perform the functions very well. Okay, now if we study a cell under a microscope, we would come across 3 features in almost every cell. एक्चुअली अगर हम देखें कि अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे अगर एक सेल को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 थिंग्स तो इम्पॉर्टेंट है जो हमें हमेशा नजर आएंगे आपको जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ओके, नाउ all activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to of these features. एक्चुअली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इन सब के प्रेजेंस के कारण जो इनमें इंटरेक्शंस होता है सेल में और उसके बाहर के इन्वायरमेंट से, तो जिसके कारण ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। ओके, चलो देखते हैं कैसे। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। This is the outermost covering of a cell that separates the content of the cell from its external environment. Like this is a cell, okay, and this is the nucleus. अब सेल में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो सेल के जो ऑर्गेनल्स है वो क्या हो जाएंगे, फ्रीली मूव हो जाएंगे। तो उनको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनमें सेल मेम्ब्रेन इसलिए प्रेजेंट होती है कि वो बाहर के अदर मटेरियल से प्रिवेंट रह पाए, उनके मूवमेंट्स, इंटरनल मूवमेंट्स इंटरनल हो और एक्सटर्नल मूवमेंट्स एक्सटर्नल हो। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल। ओके, नाउ द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये सिलेक्टिवली चीज़ों को ही परमिट करती है अंदर आने के लिए और अंदर से बाहर जाने के लिए। ओके, वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल एंड हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण ही सिलेक्टिव चीज़ें अंदर आ पाती हैं और सिलेक्टिव चीज़ ही सेल से बाहर जा पाती हैं। और ये होता कैसे है, आइए इसको हम देखते हैं। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. Actually ये जो word है diffusion is very important. Diffusion में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर आ जा सकते हैं with the process of diffusion. And we have studied the process of diffusion in earlier chapters. और diffusion हम वैसे भी chapter 1 में पढ़ चुके हैं और अपने previous chapters में भी पढ़ चुके हैं। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. हमें सबसे बेसिक चीज़ तो ये समझना है कि जब भी कोई चीज़ का मूवमेंट होता है तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। कैसे? जैसे आप बस ऐसा याद रख लीजिए, दिस इज योर हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा ये जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन में। मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स बताती हूँ। मान लीजिए सेल के अंदर अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के आउटर बाउंड्री में, दिस इज अ सेल, ओके,
यहाँ पे मैं H से डिनोट करती हूँ लो कॉन्सेंट्रेशन को, और हाई कॉन्सेंट्रेशन को H से डिनोट करती हूँ, और L से लो को। अगर सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ समथिंग लाइक साइटोप्लाज्म और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और एनीथिंग, तो हमेशा क्या मूवमेंट देखा है हमने कि हाई से हमेशा लो जाता है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। ओके, और अगर अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा है तो अंदर से ऑक्सीजन बाहर जाएगा, बिकॉज अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो कहाँ मूव ऑन कर जाएगा, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल से बाहर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सेम विद द कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो हमेशा हाई से लो की तरफ हम जाते हैं, और अगर बाहर का CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हाई से लो मूव कर जाएगा। अगर एक्चुअली देखा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट कर गया है, बाहर आ गया है। और अगर वैसे ही अगर बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो क्या होगा, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मूव करेगा सेल के। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ सब्सटेंस from a high region to a low region where its concentration is low, हमेशा वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव करेगा। ओके ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल्स, जैसे भी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सब्सटेंसेज लाइक CO2, ओके, विच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। एक्चुअली CO2 सब्सटेंस जो है वो सेल के लिए एक वेस्टेज है, अब उसको सेल से बाहर जाना है तो एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। अब उसका कॉन्सेंट्रेशन CO2 का सेल के अंदर हाई हो गया है, तो अब हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, मीन्स CO2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सेल से, बिकॉज उसका अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. अगर वही चीज जो आपको मैंने भी बताया कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन लो था और सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया था, तो ये मूव कर जाएगा सेल से बाहर। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो इट इज द वेस्टेज ऑफ अ सेल, तो ये बाहर कैसे आया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया था, इसलिए ये लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। ओके, नाउ as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of a cell, CO2 moves out of the cell from a region of the high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. With the process of diffusion, CO2 cell से बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर का concentration high हो गया था as compared to the concentration of the outer cell of the outer environment of the cell. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion. सेम उसी प्रोसेस से, डिफ्यूजन से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया था वैसे ऑक्सीजन इन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा था, सेल के अंदर कम था। तो सब सेल, अब कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, हायर टू लोअर, तो अब हायर कॉन्सेंट्रेशन O2 का था तो वो कहाँ मूव कर जाएगा, सेल के अंदर मूव कर जाएगा। इनसाइड द सेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज। Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. तो जिसमें अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, देन अगेन ये चीज रिपीट होने वाली कब कब, जब जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा वो हमेशा मूव ऑन करेगा अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ में। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये सिर्फ परमेएबल मेम्ब्रेन के कारण ही पॉसिबल है। ओके, नाउ वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जैसे ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस लेकर इन एंड आउट हो रहे थे, सेम वैसे ही ये रूल वाटर के साथ भी होगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब एक चीज हमें ध्यान रखना है, जब गैसेस अगर ट्रांसफर हो रही थी, जब गैसेस अंदर बाहर हो रही थी with the process of diffusion, लेकिन जब ये केस हो जाता है वाटर के साथ, जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर आते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, now the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water.
जैसा सेम हमने गैसेस के लिए देखा कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, सेम वही चीज़ आपको वाटर के साथ भी देखने को मिलेगी। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। ये एक्चुअली देखिए, अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा था, जहाँ का लेवल ज़्यादा हो रहा था, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था, वो इन एंड आउट हो रहे थे। लेकिन अगर जैसे कि हम बात करें वाटर का, तो वाटर के प्रोसेस, जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट होंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। लाइक दिस इज योर सेल, फाइन, एंड यहाँ पे आपका अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे अगर आपका वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा हमने क्या पढ़ा है, हाई टू लो जाएगा। तो इस बार वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है, सेल के अंदर। देन और ये ऐसा कब तक चलता रहेगा कि वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आएंगे, जब तक कि सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल और बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल इक्वल ना हो जाए, जब तक वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है इक्वल। जब तक इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये वाटर मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट चलता रहेगा विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, नाउ what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम या तो एनिमल सेल लो या तो प्लांट सेल लो, और अगर उसको हम या तो शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर डालते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, तीन चीजें हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है, मैं ऐसा एरो दिखा के बता रही हूँ कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वाटर, H2O का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल, देन मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। कहने का मतलब क्या, अगर बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब बाहर डाइल्यूट ज़्यादा है, राइट। डाइल्यूट मतलब जिसमें लिक्विडनेस ज़्यादा है। देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है तो हम उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो सो विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स विल come inside from higher to lower। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है जब सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और इनसाइड में कम होता है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू वो सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं, और सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और हम उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो बहुत डाइल्यूट होता है आउटसाइड द सेल। ओके, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन आप याद रख लीजिए, क्योंकि अभी हम तीन टाइप के सोल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, तो कंफ्यूज मत होइए। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब जब बाहर वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है, तो सेल क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर गेन करता है, ठीक है। तो जब वो वाटर अंदर लेता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके, नाउ और क्या है इसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन व्हाट विल लीव। द नेट result is that water enter the cell and the cell is likely to swell up। अगर सेल में ज़्यादा पानी आ जाता है, सेल में अगर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल्स अप हो जाएगा। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट हम रेजिन में देख सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट होता है रेजिन लाइक, ठीक है, आप किशमिश ले लीजिए, वो अभी कैसा है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, कम है, लो है, और अगर उसको हमने एक ग्लास में पानी लिया तो अगर आपने उस रेजिन को उसमें डाल दिया तो क्या होगा, रेजिन का भी वाटर लेवल कम है, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और सराउंडिंग में क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा, जब उसकी वो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है,
जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे। तो तब क्या होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे और अगर वो इक्विलिब्रियम एक कंडीशन आएगी जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, अगर हमने उसको उस टाइम पे बाहर नहीं निकाला तो वो बर्स्ट भी हो सकता है, स्वेल अप तो हो जाएगा बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल उसमें आ चुके हैं। लेकिन अगर एक कंडीशन पर अगर हमने वो रेजिन को बाहर नहीं निकाला तो वो इट मे बी बर्स्ट, मीन्स इट मे बी लिटिल क्रैक हो सकता है उसमें। ओके फाइन। तो एक हमने कौन सा सोल्यूशन पढ़ा, हमने भी सोल्यूशन पढ़ा हाइपोटोनिक। नाउ नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, there will be no net movement of the water across the cell membrane. Like उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर सेल के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल बराबर है, नॉर्मल कंडीशन में है, हाई इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में जितने की सराउंडिंग में है, तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज नहीं होगा। लाइक अगर हमने एक ग्रेप, अ पीस ऑफ ग्रेप अगर हमने उसमें डाल दिया तो कुछ चेंजेस होंगे, ना पानी बाहर जाएगा ना पानी अंदर आएगा। ओके तो सच अ सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो हम ऐसे सोल्यूशंस को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, मतलब ना सेल के अंदर पानी की जरूरत है ना सेल को पानी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर करने की जरूरत है। ओके देन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जब सेल मेम्ब्रेन से वाटर मूव करता है अंदर और बाहर, but the amount going is in the same as the amount going out, so there is no overall movement of water, the cell will stay the same size. एक्चुअली जब अगर वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर तो जाएंगे लेकिन उसके साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके ना, तो हमने कौन से दो सोल्यूशन पढ़े अभी, कि या तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो सकता है या तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन हो सकता है। अब हम लास्ट पढ़ते हैं कि लास्ट क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन अ सेल। अगर बाहर पानी कम है और सेल में पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, मीनिंग दैट इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। मतलब बाहर का जो सराउंडिंग है वो कैसा, एक्चुअली सराउंडिंग कैसा है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही ज्यादा है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है। देन व्हाट विल हैपन गाइस, तब क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। प्रोसेस तो ऑस्मोसिस की होने वाली है, पर इस टाइम पे सेल क्या करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा, बिकॉज सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है और हाई कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मूव करेगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो बाहर सराउंडिंग्स में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल लो है, तो सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलकर बाहर आ जाएंगे। ओके तो हम इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, जब बाहर डाइल्यूट होता है, डाइल्यूटनेस ज्यादा होती है और आपके सेल में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू जब उसमें वाटर आएगा तो आप बाहर के सोल्यूशन को क्या बोलोगे, इट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेकेंड कंडीशन पढ़ा था आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब दोनों में इक्वल रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने अंदर आ रहे हैं उतने बाहर जा रहे हैं, तो सेल के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अंदर आ जाते हैं तो क्या होता है, द सेल स्वेल्स अप। एंड द लास्ट हमने क्या पढ़ा था, लास्ट सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा था, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम था और सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो इस टाइम पे सेल के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में थे, तो वो मूव कर जा रहे थे लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ओके चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे मूव ऑन करते हैं। Again, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves and the cell then but this time more water leaves the cell then enters it। कहने का मतलब क्या है, and therefore the cell will shrink। अभी लास्ट वाले हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन लो था तो सेल के वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, जिसके कारण सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ओके यही कहना चाह रहे थे वो। Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now,
लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए अब हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। मतलब ये आप कह सकते हो कि डिफ्यूजन के लिए डिफ्यूजन अगर देखा जाए वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, उनमें ऑस्मोसिस होता है और विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये पॉसिबल है। आइए हम अब एक्टिविटी देखते हैं। एक एक्टिविटी हमें दी हुई है, वो रेजिन वाली ही है। कैसे? रेजिन वाली नीचे है 5.4 में, ये 5.3 देखते हैं। ऑस्मोसिस विथ एन एग। अब हम एग की कंडीशन में देखते हैं। रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। उसके एक्चुअली जो शेल रहता है पूरा एग का व्हाइट कलर का, वो किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? The egg swells because water passes into it by osmosis. Actually अभी क्या था, एग में जो अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन था, जो वाटर मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन था, वो लो था, बाहर ज्यादा था, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको क्या दिखेगा कि जो एग है वो थोड़ा सा स्वेल अप हो गया है। ओके, नाउ place a similar de-shelled egg in a concentrated salt solution and observe for 5 minutes. अब वो बोल रहा है शेल निकाल कर, जैसे आप देखते हैं जब आप भी एग को ब्रेकअप करते हैं तो अंदर एक पतली सी एकदम फाइन थिन मेम्ब्रेन रहती है। तो वो बोल रहा है डी शेल करो आप एग को और उसको आप सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दो और उसको 5 मिनट के लिए उसमें पड़े रहने दो। द एग श्रिंक। अब क्या होगा, इस टाइम पे एग श्रिंक हो जाएगा बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन था। देखिए इन्होंने क्या आंसर दिया है, वाई। वाटर पासिस आउट ऑफ द एग सोल्यूशन इनटू द सॉल्ट सोल्यूशन। वाटर कहाँ मूव कर जाएगा? एग से निकलकर पानी किसमें चला जाए? बाहर निकल जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा पानी। द सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि इस बार अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन था और बाहर क्या था? लो कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राई रेजिन और एप्रिकॉट्स। ये एक्टिविटी हम अपने रेजिन एक मतलब किशमिश और एक एप्रिकॉट के साथ भी कर सकते हैं। आपने नॉर्मली घर में किया भी होगा। कैसे? पुट ड्राई रेजिन और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम, देन प्लेस देम इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ठीक है, ईच ग्रेन्स वाटर एंड स्वेल्स अप प्लेस इन वाटर। जिसको आपने पानी में डाला था वो सारे स्वेल अप हो जाएंगे। हाउएवर व्हेन प्लेस इन द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इट लूजेस वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक। जैसे अब आप उसको सॉल्ट वाटर में डालोगे या शुगर वाटर में डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, बिकॉज बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, बाहर का कम रहेगा, तो वो हायर टू लोअर मूव कर जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर मीन्स जिसमें एक सेल होता है। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में बताया था। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही सेल होते हैं। एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो या प्लांट सेल हो, वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अगर आप एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं ऑस्मोसिस का, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो प्लांट्स अपनी रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। Thus, diffusion is an important in exchange of gases and water in the life of a cycle. अगर आप गैसेस की बात करेंगे तो और वाटर की बात करेंगे, जब गैसेस एक्सचेंज हो रही थी सेल में या वाटर एक्सचेंज हो रहा था, तो डिफ्यूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लाइफ ऑफ अ सेल। ओके, इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। अभी तो हम सिर्फ गैसेस और वाटर की बात कर रहे थे, बट सेल अपने आउटर इन्वायरमेंट से बहुत सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी करता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं जो इन एंड आउट करते हैं, सेल से ट्रांसपोर्ट करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अब देखिए, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई चीज इन हो रही है, कोई चीज आउट हो रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल and it is made up of organic molecules called lipids and proteins. Actually अगर आपसे किसी ने छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि how plasma membranes are made up of, तो आप क्या आंसर देंगे? The plasma membranes are made up of lipids and proteins. ये किससे बने होते हैं? lipids and proteins से, and they are flexible in nature.
Okay, now how we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope? हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख पाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्यों हम देख पाते हैं? Because the flexibility of a cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. मतलब सेल with the help of cell membrane हम सेल फूड को एनगल्फ करता है, मतलब अंदर लेता है, और हम कुछ एक्सक्रीट भी करता है. ओके, सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब वो फूड को एनगल्फ करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जब उसको अंदर लेता है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस. ओके, अमीबा एक्वायर्स. अमीबा क्या है हमारे यहाँ पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा एक्वायर्स इज फूड थ्रू सच प्रोसेस. अगर हम बोलें कि अमीबा किस प्रोसेस से फूड एक्वायर करता है अंदर, तो वो होती है एंडोसाइटोसिस. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और आपको क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि अमीबा कब फूड गेन करता है, कब वो उसको फूड नहीं मिलता है तो क्या होता है. ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी और नेक्स्ट क्लास में भी. ओके, तो आप क्या बोल सकते हो? अमीबा अपना फूड एनगल्फ कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस. ओके, नाउ यहाँ पे भी एक छोटी सी एक्टिविटी है, बट ये आप स्कूल में करने के लिए है, लाइब्रेरी चाहिए इसके लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए. ओके, विल कम टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. अभी हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या बोल सकते हैं हम इसका आंसर? द सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल फ्रॉम बाय डिफ्यूजन. आप एक क्या वर्ड यूज कर सकते हो? बाय डिफ्यूजन. फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू low concentration. When the concentration outside the cell becomes low and it is high inside, then they moves out. Okay, now इसका बहुत सिंपल सा आंसर था, विद द बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के कारण ही ये चीज पॉसिबल हो पाती है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? अभी मित्र से ये डिस्कस कर रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है? बिकॉज वो अगर हर चीज बाहर जाने देगी तो सेल से हर चीज बाहर चली जाएगी और हर चीज सेल के अंदर आ जाएगी, इसलिए वो सिलेक्टिवली ही जाने देती है. तो हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज पैसेज टू सम सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, हैंस इट इज कॉल्ड अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये सिलेक्टिव चीजें ही अंदर आने देती है. ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल. ठीक है, देन न्यूक्लियस. तो ये टॉपिक मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी.